तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट स्टैटिस्टिक्स तो सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे नंबर्स। और ये नंबर्स क्यों आते हैं दिमाग में? देखो, आज के समय आप जितनी भी चीजें देखोगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, आपकी कुछ भी हो, हर चीज में स्टैटिस्टिक्स बहुत काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बिजनेस के बारे में देखोगे, प्रॉफिट लॉस, कितनी सेल हुई उसकी, कितनी कॉस्ट लगी, ये सारे के सारे एक डेटाज होते हैं। डेटा बोलते हैं लोग, डाटा भी बोलते हैं, हम डेटा भी बोलते हैं। तो ये डेटा होता है। इस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और इसको स्टडी करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। अब जब भी हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो देखो, यानी कि हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसका हम आइडिया लगा सके एक कॉम्प्लेक्स तरीके से। एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चे हैं, और उन 50 बच्चों की हाइट जो है, मैं हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मान लो ये जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, एक की है 150 सेंटीमीटर हाइट, एक की है 152, एक की है 153, एक की अगेन 150 है। फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं 149 हो गई किसी की, 140 हो गई किसी की। अब क्लास में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आता है और वो पूछता है कि भाई, क्लास टीचर से पूछता है, एक बात बताओ, इस क्या कहते हैं लगभग बच्चों की हाइट कितनी है इस क्लास में? तो टीचर जो है प्रिंसिपल को ये थोड़ी बोलेगा कि सर ये 150 सेंटीमीटर का, ये 152 का है, या ये 153 का है, ये 150 का है। ये तो भाई पूरा टाइम लग जाएगा 50 बच्चों की हाइट बताने लगा। तो वो टीचर क्या करेगा, अपने पास पहले से ही कैलकुलेटेड एक ऐसी वैल्यू रखेगा जो लगभग इन सबको डिनोट कर दे, मतलब एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू रखेगा, एक सेंट्रल वैल्यू रखेगा लगभग। अब बात आती है, ये सेंट्रल वैल्यू क्या चीज होती है? मतलब ये एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो जो पूरे डेटा को लगभग एक तरीके से डिफाइन कर दे कि हाँ भाई, लगभग इतनी हाइट के बारे में हम बात। अब बात आती है, मान लो उसने एवरेज, देखो सेंट्रल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसके भी तरीके। ये जो सेंट्रल वैल्यू है, इसके भी तरीके निकालने के। देखो, जब मैं बोलता हूँ सेंट्रल वैल्यू, इससे भटक मत जाना। इसका मेरा कहने का मतलब है टेंडेंसी। मतलब ये टेंड किसकी तरफ कर रहा है डेटा? इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स, लाइक ये 140 हो गया, 150 हो गया, 153, 150। एक मैंने ऐसी अंदाजा लगा दिया कि भाई ये लगभग 150 के अराउंड ही टेंड करेगा डेटा, या फिर 149 या 148। तो अब बात आती है सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं वो तीन टाइप की है। सेंट्रल टेंडेंसी ये है, फर्स्ट हम पढ़ते आए हैं मीन, सेकेंड दिस इज मीडियन, एंड थर्ड इट इज मोड। इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंड मोड क्या होता है। बट इन सब चीजों से पहले मैं आपको डेटा के बारे में बताऊंगा कि डेटा कितने टाइप के होते हैं। तब तक के लिए ये सब नोट करो। तो स्टार्ट करते हैं डेटाज के साथ। डेटाज आपको कितने तरीके के मिलते हैं? देखो, सबसे पहले होते हैं आपके अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अब देखो, इनमें फर्क क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा नाम से पता चल रहा है कि यार यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो रखी है अनग्रुप डेटा में, और यहाँ पे ग्रुपिंग हमने कर रखी है। इसका एग्जाम्पल इसके अंदर आते इंडिविजुअल डेटा। मान इंडिविजुअल डेटा, इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर आपकी क्लास में मान लो इन अ क्लास ऑफ 10, अगर मैं बच्चों की हाइट लिखवा रहा हूँ, 10 बच्चों की हाइट, तो एक बच्चे की 150, एक की 151, एक की 152, एक की 140, 148 सेंटीमीटर्स में लिखवा रहा हूँ। मान लो 3 4 5 ही बच्चों की हाइट है, तो ये मैंने इंडिविजुअली हाइट लिख दी हर एक बच्चे की। यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग नहीं करी डेटा की। तो इस टाइप के डेटा को बोलते हैं हम लोग अनग्रुप्ड डेटा, इंडिविजुअल डेटा भी बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको मीन निकालने के लिए बोलूंगा ना, तो आप क्या करोगे? इजीली मीन को एवरेज भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ बोलूंगा मीन निकाल के बताओ इसका, तो मीन होगा बहुत सिंपल, 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 140
प्लस 148 अपॉन 5, तो इसका मीन आपको मिल जाएगा 148.2। सॉल्व हो गया। अब इसी डेटा में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मीडियन निकालो, तो मीडियन का काम कैसे करते हो आप, इसकी मिडल वैल्यू। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो डेटा है ना, इट शुड बी अरेंज्ड। इसको आपको अरेंज करना पड़ता है, ये रॉ डेटा दे रखा है। अरेंज का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। पहले 140 आएगा, फिर 148 आ जाएगा, फिर 150 आ जाएगा, फिर 151 एंड 150, इतना आ जाएगा। जब मैं बात करता हूँ ना मीडियन की, इसका मतलब है मिडिल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो इसकी मिडिल वैल्यू आपको साफ साफ पता चल रही है 150। तो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन के हिसाब से हो गई 150। मीन हो गया इसका 148.2। अब मैं बात करता हूँ मोड की। देखो मोड का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। तो आप देखोगे सारे एक एक बार ही हो रहे हैं, तो ये सारे नंबर मोड्स में आ जाएंगे। 140 भी मोड है, 150 भी, 148 भी, 151 भी, 152 भी। तो मोड कैन बी मोर देन वन। मीडियन एक ही निकलेगा, मीन भी एक ही निकलेगा, बट मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 152 एक और होता, 6 बच्चे होते, तो यानी कि इसका मोड फिर इतना नहीं रहता। फिर आप इसका मोड पता है कितना लिखते हैं, 152, क्योंकि मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डेटा। मतलब कोई भी एक डेटा, ऐसा कौन सा डेटा है जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है, तो वो अब 152 हो जाए। बट ऐसा केस इस क्वेश्चन मैंने दिया है। तो ये तो केस होता है हमारा। देखो कितना सिंपल है अनग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड निकालना, बहुत सिंपल तरीका। बट ये जो 10th क्लास है आपकी, 10th क्लास में जो मेन पार्ट है वो सारा है ग्रुप्ड डेटा का। अब मैं आपको ग्रुप डेटा के बारे में बताता हूँ। अब मैं ये जो ग्रुप डेटा वाला पार्ट है इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ ताकि क्लियर तरीके से आपको पता चल जाए। आप उस चार्ट में उसी की तरह लिख, ग्रुप डेटा, उस चार्ट को कंटिन्यू कर। देखो यहाँ पे जो ग्रुप डेटा है वो बेटा दो टाइप के होने वाले। पहला होएगा डिस्क्रीट, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस डेटा में अगर आपको याद हो हिस्टोग्राम बनते थे, अगर आपको याद हो ऐसे ग्राफ आप बनाते थे हिस्टोग्राम। ये जो डेटा होता था ना हिस्टोग्राम वाला, ये कंटिन्यूअस डेटा होता था। और डिस्क्रीट के केस में आप लोग बनाते थे बार ग्राफ। ये मैं पुरानी चीजें याद करा रहा हूँ। बार ग्राफ मतलब ऐसे, ये फिर बीच में स्पेस, फिर ऐसे बना। बात आती है ऐसा होता क्यों था भाई, एक जगह हिस्टोग्राम बन रहा है कंटिन्यूस में, दूसरी डिस्क्रीट में बार ग्राफ, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये दोनों डेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कि मैंने ना क्लास, आपकी क्लास में देखो सेम ही वो चीज लेके चल रहा हूँ, हाइट वाला ही कॉन्सेप्ट। अब मैंने ना यहाँ पे डिवीजन कर दी क्लास के अंदर कि यहाँ पे जो हाइट होगी ना, हाइट इन सेंटीमीटर्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 145 सेंटीमीटर हाइट के, यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 145 सेंटीमीटर हाइट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने डाल दिए 5। 146 हाइट के स्टूडेंट्स मान लो मैंने डाल दिए 7। 147 हाइट के बच्चे हैं 2। 148 हाइट के 4। 149 के 5 एंड 150 हाइट के बच्चे मान लो, ये हो गए मान लो 10। ठीक है, ये टेबल बनी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूंगा इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, देखो आप कैसे करोगे। आप ऐसे लिखोगे ग्राफ में, यहाँ पे एलएचएस वाली साइड जो होती है ना बेटा, देखो एक चीज का ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, राइट। ध्यान रखना भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, यानी एक्स आई, एक्स आई बोला जाता है इसको। और ये किसकी टेबल होती है? एफ आई, फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई फ्रीक्वेंसी क्या है और क्लास मार्क क्या है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी वो है कि ये जो 145 है ना, ये कितनी बार अकर कर रहा है। 5 बार।
यानी 145 हाइट कितने लोगों की है? 5। तो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि कितनी टाइम वो चीज अकर हो रही है। और कौन सी चीज अकर हो रही है? 145। इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। ध्यान रखना, ये जो आप मीन मीडियन मोड निकालते हो ना, वो इन वैल्यूज के बीच में से ही कहीं आता है, ना कि इनमें से। यानी कि उसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 145 से 149 के बीच में ही आएगी, मीन मीडियन मोड की वैल्यू। इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गया आपका, एक्स आई से डिनोट करते हैं क्लास मार्क को, एफ आई से करते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। अब देखो, इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, तो मैं इसका ग्राफ देखो कैसे बनाता हूँ। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे देखो, इसका मैं बनाता हूँ 145 हाइट का, कितने? 5। 5 मतलब यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा 145, यानी 145 सेंटीमीटर का इतना। फिर बोल रहा 146 के साथ, तो मैंने एक स्पेस छोड़ा, 146 के साथ मतलब ऐसे बना दिया। यानी 140, इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते थे ना, 140 अंदर भी लिख देते हैं कभी कभी, ऐसे ही 146 का, ऐसे ही 147 का है भाई 2, 148 का है भाई 4, और 150 का है भाई आपका 10। तो ये बार ग्राफ बन गया। ये बन गया आपका डिस्क्रीट डेटा, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट डेटा। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा देख लो कैसे हो। अब हम बात करते हैं, है ये ग्रुप्ड? क्योंकि हमने 145 का ग्रुप बना दिया 5 बच्चों का, 146 हाइट का 7 बच्चों का ग्रुप हो गया, 147 के 2 बच्चों का ग्रुप, तो है तो ये ग्रुप डेटा का ही पार्ट, बट ये डिस्क्रीट है। अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूअस। अब इसी डेटा को मेरे को लिखना हो कंटिन्यूअस के फॉर्म में, देखो मैं कैसे लिखूं। ये है आपका जो डेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ध्यान रखना, इंटरवल का मतलब एक रेंज से दूसरी रेंज, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। देखो यहाँ पे मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, मान लो 140 से 142 कितनों की हाइट है, 142 से 143 कितनों की, 144 कितनों की हाइट है, 144 से 146, 146 से 148, एंड लास्ट में 148 से 150। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग तो करी, इसको मैं ना यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी में जान के यहाँ पे लिख रहा हूँ। 140 से लेके 142 की जो हाइट है ना, इसमें कितने बच्चे हैं भाई ये। अब बात यहाँ पे ना एक आती है इंक्लूजन वाली बात। ध्यान रखना, ये जो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, दिस इज लोअर लिमिट। एंड ये जो 142 है ना, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। ध्यान रखना भी इस चीज का। ये हो गई लोअर लिमिट, इसको एल से डिनोट कर देता हूँ, अपर लिमिट को मैं यू से डिनोट। अब यानी कि इसका रीडिंग का मतलब पता है क्या होता है? 140 से 142 हाइट के बच्चे कितने हैं क्लास के अंदर, मैंने लिख दिया मान लो 2। यानी सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट ना इस रेंज के अंदर है, 140 से 142। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, अच्छा मैं मान लो कि नेक्स्ट स्टेप पे आया, 142 से 144 मान लो 5 बच्चों। अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ सकता है कि सर, ये जो 142 हाइट का जो बच्चा है, उसको इस वाले क्लास इंटरवल में काउंट करें या इस वाले में? तो इसका सीधा जवाब ये है, आप ऊपर वाले में काउंट करोगे। रीजन ये होता है, हमेशा नहीं 142 को यहाँ पे काउंट करोगे नीचे में। रीजन ये होता है, लोअर लिमिट जो होती है ना वो इंक्लूडेड होती है, और अपर लिमिट आपकी एक्सक्लूडेड होती है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 140 से 142, तो 142 अपर लिमिट है ना, तो 142 जिसकी हाइट होगी ना, उसको यहाँ में काउंट नहीं कर सकता, उसको मैं नीचे लोअर लिमिट वाले में काउंट करूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो बच्चे की हाइट थी 140, 141, 142, 1 एंड 143, 144, तो देखो यहाँ पे 140 से 142 के कितने बच्चे आप देखोगे? 3 है। लेकिन मैंने आपको बता दिया अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करी जाती, यानी ये जो 142 वाला बच्चा है इसको यहाँ काउंट नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में काउंट करूंगा। बट 140 को काउंट करूंगा क्योंकि ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट वाले काउंट होते हैं, बीच वाले तो होंगे ही काउंट, बस अपर लिमिट वाली सब्ट्रैक्ट मतलब होते हैं।
यहाँ पे देखो मैंने 2 लिखा है, आगे की मैंने रीडिंग्स जान के लिखी नहीं है। ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया आपका अपर लिमिट, दिस इज एक्सक्लूडेड, राइट। अब यहाँ पे आप एक नई चीज सीखने वाले हो, उसको बोलते हैं हम क्लास मार्क, और क्लास मार्क को डिफाइन करते हैं हम एक्स आई से, राइट। इससे डिफाइन करते हैं एक्स आई से, और ये जो एक्स आई होता है पता है क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन इसका मीन। अगर आप इसका मीन निकालोगे ना, लोअर लिमिट मतलब 140 और 142 का, ये आपका आ जाएगा 141, तो क्लास मार्क आ गया 141। इसका देखोगे 142 और 144 के बीच में ये आ गया 143। अब आप देखोगे ये एक पैटर्न बन जाएगा 145, 147, 149, और ये जो इंटरवल्स हैं आपको देखो एग्जाम में ये नहीं देंगे क्लास मार्क, आपको देंगे सीधा, या तो ये देंगे क्लास मार्क डायरेक्ट अगर आपको इंटरवल्स देंगे ना तो आपको क्लास मार्क की टेबल अपने आप बनानी है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं देंगे, ये आपको बनानी है यूजिंग क्लास इंटरवल्स। अब मान लो ये वैल्यू दे दी 5, 6, 8, राइट। अब यहाँ पे आपका एफ आई आपको पता चल गया क्या है, आपको एक्स आई पता चल गया क्या है। एक्स आई है आपका क्लास मार्क, ध्यान देना भाई, क्लास मार्क। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए लोअर लिमिट क्या होता है ये आपको पता चल गया, अपर लिमिट क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, क्लास मार्क क्या होता है ये भी पता चल गया, क्लास इंटरवल क्या होता है ये भी आपको पता है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड जानना पड़ेगा, क्लास विड्थ। और क्लास विड्थ पता है क्या होती है, क्लास विड्थ है आपका कोई भी इंटरवल है ना उसके बीच का डिफरेंस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस। तो आप अपर लिमिट लिखोगे माइनस लोअर लिमिट कर दो, कोई भी उठा लो इंटरवल, सबसे सेम ही मिलेगी यहाँ पे क्लास में। तो मान लो मैंने ये वाली उठा ली, देख लो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी क्लास विड्थ कितनी हो गई इसकी, इस डेटा की क्लास विड्थ है 2। और देख रहे हो आप यहाँ पे 2 ही 2 ऐड करना पड़ा हमें, तो हर बार मीन निकालने की जरूरत नहीं है, बस पहले वाले में देख लो इनके बीच की वैल्यू इतनी है, फिर उसमें क्लास विड्थ जो भी है ना वही ऐड करते चलो, आपकी टेबल हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस डेटा में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो, और मतलब ये ग्रुप डेटा का ही पार्ट बताया, और डिस्क्रीट डेटा में जो वर्ड्स यूज होते हैं हमेशा इस पे ध्यान जरूर रखना भाई, एक्स आई और एफ आई सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीज एक्स आई और एफ आई पे बेस्ड है, ये अगर आपने गलत ले ली तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में, लेकिन वो सेंट्रल टेंडेंसीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग मीन, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। क्योंकि देखो अनग्रुप डेटा का तो आपको पता ही है मीन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी अनग्रुप डेटा होता है उसका मीन कैसे निकालते हो, अनग्रुप डेटा का मीन आप ऐसे निकालते हो, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं भाई एक्स बार से, एक्स के ऊपर बार का साइन लगा, तो अनग्रुप्ड का ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको स्टार्टिंग में कराया भी अनग्रुप। अब हम बात करते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा की। तो बेटा इसमें देखो क्या है, 3 मेथड्स हैं, इसमें 3 मेथड। पहला मेथड है इसमें डायरेक्ट मीन मेथड, या इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोल देते हैं या डायरेक्ट मीन मेथड बोल लो। फिर सेकंड मेथड आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, फिर तीसरा मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये, मोस्टली सबसे ज्यादा ये यूज होता है, देन दिस, ये सेकंड नंबर पे यूज होता है, और लीस्ट होता है ये। अब बात आती है क्या ये सारे अलग अलग मीन देते हैं, नो, ईच मेथड will give you the same value of mean, and each method
कैन बी अप्लाइड टू एनी क्वेश्चन ऑफ मीन। मतलब अगर आपसे मीन पूछा गया है ना, तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी मेथड यूज करो, आपको हर मेथड से सेम आंसर। बट अगर ऐसा है तो यार ये कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि हमको 3 मेथड सिखा रहे हैं लोग। इसका रीजन ये है कि देखो आपके पास जो डेटाज आएंगे ना, वो कभी कभी सिंपल आएंगे। जब भी सिंपल डेटा होंगे ना, तो आप सीधा डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, टाइम बचेगा। इसमें टाइम टाइम सेव करने के लिए बनाया ये मेथड। फिर स्लाइटली स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ गए, तो आप ये मेथड यूज करो। और यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स आ गया, मतलब बड़े बड़े डेटा आ गए। कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बिगर वैल्यूज, बिगर वैल्यूज, तो आप करोगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये है मेन 3 मेथड आपके मीन निकालने के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड से। सबसे सिंपल मेथड है, स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देखना आपको कैसे देते हैं। ये ना आपको एक हॉरिजॉन्टल टेबल दे देते हैं, बट आपको जब सॉल्व करना होगा ना, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। वर्टिकल टेबल बनाना हमेशा भाई। क्लास इंटरवल को मैं स्मॉल से लिख रहा हूँ, मतलब एब्रीविएशन से लिख रहा हूँ CI, और यहाँ पे दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास इंटरवल दे रखे हैं 10 से 25, फिर आपको दे रखे हैं 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के मार्क्स की। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, बच्चों के मार्क्स बताएं। तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि 10 से 25, सुन लो, इसमें जो है 10 से 25 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 2 बच्चों के। फिर 25 से 40 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? जिन बच्चों के मार्क्स 25 से 40 के बीच में लाया कर रहे हैं। 40 इंक्लूडेड यहाँ नहीं है, यहाँ होगा। 3 बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे, 6 और 6। ये आता है क्वेश्चन ऐसा। बट आपको एग्जाम में ऐसी नहीं टेबल बनानी, आपको इस टेबल को वर्टिकल बना देना। मैं इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ टेबल को। आपको टेबल जो बनानी है वो बनानी है वर्टिकल। क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पे लिख देना फ्रीक्वेंसी, फिर बताते हैं ये टेबल्स कितनी बनेंगी, कैसे कैसे बनेंगी। राइट, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है वही लिखे जाएंगे। क्लास इंटरवल लिखो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 100। राइट, क्लास इंटरवल हो गया। अब लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लाइक कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसको FI लिख दो डायरेक्ट। ये आपका आ गया 2, 3, 7, 6, 6 और 6। इतना है। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना होता है भाई। दिस इज क्लास मार्क। और कैसे निकलता है क्लास मार्क? एक एवरेज वैल्यू से 10 प्लस। आप कैसे निकालोगे भाई क्लास मार्क? यहाँ पे XI पहला वाला, X1 मान लो, एक तरह से XI मतलब X1 मान लो फर्स्ट वाले। 10 प्लस 25/2, दैट इज 35/2, यानी कि 17.5। ये आपका आ गया 17.5। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आप क्लास विड्थ देख लो कितनी है। क्लास विड्थ अगर आप देखोगे 25 माइनस 10, 15 की आ रही। तो आप क्या करो, इसमें 15 15 ऐड करते जाओ। 17.5 में अगर आप 15 ऐड करोगे 32.5, फिर ऐसे ही इसमें ऐड करोगे 47.5, फिर ऐसे ही यहाँ पे 62.5, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 70,
7.5 ऐसी 92.5। आप सोचोगे कि इसका एवरेज निकालो तब भी इतना ही आएगा, अगर 40 प्लस 55 का एवरेज निकालोगे 47.5 आएगा, बट हमें तो यहाँ पे बचाना है टाइम। अब बात आती है, क्या बात यहाँ पे खत्म हो जाती है? नो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड में जो मीन होता है दैट इज एक्स बार, इसका फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला होता है ये, समेशन का साइन होता है भाई ये, इसका मतलब होता है सम ऑफ, समेशन किसका, समेशन एफ आई एक्स आई के प्रोडक्ट का अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब इसको रीड करना चाहिए, ये कह रहा है किसका, एफ आई और एक्स आई के प्रोडक्ट का। पहली बात तो हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तो हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई के आप प्रोडक्ट निकालो, मतलब एफ आई एक्स आई, मतलब अब आपको ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखनी है। तो 2 इंटू 17.5 जब आप लिखोगे तो ये 35.0 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला आ जाएगा आपका 97.5, देन ये कैलकुलेट करोगे 332.5, जब इसको कैलकुलेट करोगे 375.0 एंड 465.0, और लास्ट वाला 555.0। ये आ गया इतना। जब मैं बोलता हूँ समेशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस टेबल का, ये जो एफ आई एक्स आई का समेशन का मतलब एफ आई एक्स आई टेबल का पूरा सम कर दो भाई। सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आएगा, इसका पूरा सम करना पड़ेगा। अभी के लिए तो मैं आपको सम डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ, 1860.0 आ रहा है, और बोला है समेशन ऑफ एफ आई, तो एफ आई की टेबल है, हाँ भाई है, टेबल है तो उस टेबल का सम कर दो, सम ऑफ एफ आई, और ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर आएगा। यहाँ पे 30 बच्चे थे तो ये आ गया इस। याद रखना कुछ बच्चे एक्स आई का सम कर देते हैं भाई, ऐसा नहीं करना कभी भी, राइट। अब हमारा काम हो गया खत्म, अब बस वैल्यूज को पुट करना है। सम ऑफ एफ आई एक्स आई देख लो भाई कितना है, 1860, मैंने यहाँ से पुट कर लिया, अपॉन सम ऑफ एफ आई देख लो कितना है 30। अब ये वैल्यू देखो, जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया। अब आप इसको कट करके देखो, ये कट हो रहा है 62 पे, 62.0, यानी कि जो एवरेज मार्क्स हैं बच्चों के वो है 62। Therefore, mean of marks obtained by students is 62। और एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो आंसर है ना वो इसके और इसके बीच में ही आना चाहिए भाई, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि यार इसके बीच में आना चाहिए एफ आई वाला, नहीं, ये जो क्लास इंटरवल्स है ना इसके बीच का ही आंसर होना चाहिए, और आप साफ साफ देख सकते हो 62.0 इसके बीच में आ ही रहा है, तो आपने आराम से इसका मीन निकाल लिया। अब इतना जो मैंने करा दिया आपको डायरेक्ट मेथड, अब आप इसकी हेल्प से कुछ होमवर्क करोगे और होमवर्क लिख लो सबके सब। होमवर्क ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो आपकी एक्सरसाइज है ना 14.1, उसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक करने हैं। और ये चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, किसी भी मेथड से करने के लिए बोला हो, लेकिन आप उसको ट्राई करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसको, इसमें ना आपको मीन गिवन है, मीन आपको गिवन है, तो आप पता यही फॉर्मूला अप्लाई करना, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखते हैं कौन कितना कर पाएगा इसको। यहाँ पे मीन पुट करना पड़ेगा आपको, और जो वैल्यू है एफ की निकालनी। तो चलो ट्राई कर सकते हो आप, एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3, और मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 पहले कर लेना, फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 करना। और ये सारे आपको डायरेक्ट मेथड से करने हैं, चाहे क्वेश्चन में किसी और भी मेथड से पूछे गए हो, आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। इसका ध्यान रखना, सब अपने आप कैलकुलेशन करेंगे, नो वन विल यूज कैलकुलेटर एवर, 10th में तो एटलीस्ट। तो आज की क्लास में हमने बेसिक्स जान लिया और एक मेथड देख लिया मीन का। नेक्स्ट मेथड हम आपको, जो भी बचे हुए मेथड्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस एंड योगिक क्लासेस। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक देयर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।